गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसे पहले बता दूं कि कल मैंने बताया था कि उच्चतम न्यायालय के नियुक्ति और गठन के संबंध में, साथ ही उसके बाद मैंने बताया था कि इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है। उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस या जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसका मैंने डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जितने जज होते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया एज ए सेम जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जैसी है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जज को हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया सिर्फ साबित कदाचार या दुर्व्यवहार होगा। क्या होगा? साबित कदाचार मीन्स अगर कोई कदाचार हो जाता है उनसे या दुर्व्यवहार किया जाता है उनके द्वारा, यही एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जज को जो सुप्रीम कोर्ट का है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जिसके लिए बताए थे कि अगर और भी कौन करेगा, संसद करेगा। संसद को ये होना चाहिए, जिसमें बताए थे कि अगर लोकसभा में इस बात को रखा जाता है तो लोकसभा को 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्यों की होनी चाहिए? 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। और वो 100 सदस्य किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को लिख कर देगा। ठीक है। अगर राज्यसभा में ये प्रश्न उठता है, राज्यसभा में ये मुद्दा उठता है कदाचार और दुर्व्यवहार का किसी भी जज के विरुद्ध, तो उसको 50 सदस्यों का सहमति होना जरूरी है, तभी वो मुद्दा को रख सकता है राज्यसभा में। अगर 50 सांसद जो है सहमत है तब जो है उसको रखा जा सकता है। और वो किसको देगा? वो राज्यसभा वो जो है सभापति को देगा। किसको देगा? सभापति को देगा। क्योंकि जानते हैं कि लोकसभा में कौन होते हैं? लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होते हैं। सभापति कौन होते हैं? जो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सभापति होते हैं। जिसमें बताए थे कि वो क्या कर सकता है, लोकसभा या सभापति उसको जो है स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। इसके बारे में भी चर्चा किए थे। अगर स्वीकार किया तो वो जो है क्या करेगा, एक त्रिसदस्यीय समिति गठित करेगा। क्या करेगा? त्रिसदस्यीय समिति गठित करेगा। और ये त्रिसदस्यीय समिति अगर जो है जांच के दौरान जो है उसको स्पष्ट हो जाता है कि हाँ क्या हुआ है, दुर्व्यवहार या कदाचार हुआ है उनके द्वारा, उस कंडीशन में जो है क्या करेगा, तब जाकर ये जो है लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। मीन्स जैसे समिति रिपोर्ट दे दिया कि हाँ उनके द्वारा जो है कदाचार या दुर्व्यवहार हुआ है, तो जब समिति रिपोर्ट दे दिया तो उसके बाद जो है लोकसभा में हो जाएगा। लोकसभा को भी 66% से सहमति होना चाहिए। 2/3 बताए थे कि 66% होता है। 66% वोटिंग होना चाहिए कि हाँ कदाचार या दुर्व्यवहार हुआ है। उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। बताए थे कि इसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान है नहीं, उसको लोकसभा को भी या राज्यसभा को दोनों को 66% से पास करना पड़ेगा। अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा में संसद अगर 66% से पास कर देता है तब जाकर जो है उसको क्या करेगा, राष्ट्रपति उसको जो है पद से हटाने का आदेश देगा। मीन्स ये प्रक्रिया है। इसमें बताए थे कि इसी प्रक्रिया के तहत हम किसी भी जस्टिस को या चीफ जस्टिस को हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पद से हटा सकते हैं। वर्तमान परिवेश में देखें तो अभी तक ये महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग का ही प्रक्रिया हुआ, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी जज के विरुद्ध में नहीं लाया गया है। 1991-93 में एकमात्र जज थे। कौन? बी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। आज तक एक 1991-93 में बी रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, इनके विरुद्ध जो है क्या लाया गया था, इनके विरुद्ध जो है इनके विरुद्ध पाया गया था दुर्व्यवहार, और जांच समिति ने भी क्या दिया था, जांच समिति ने भी दोषी पाया था। क्योंकि जब जांच समिति बैठा तो जांच समिति में दोषी पाया, बट जांच समिति तो दोषी पाया,
लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सका, माने लोकसभा जो है इस बात से सहमत नहीं हो सका। अभी बताए थे, अभी यही प्रक्रिया में बताए कि जांच समिति जैसी रिपोर्ट देगा तो दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों को 66% से पास करना होगा। मीन्स 66% सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, तब जाकर जो है लोकसभा से पास होगा। 66% राज्यसभा की सहमति होगा तब राज्यसभा से पारित होगा। ये लोकसभा में ही पारित नहीं हो पाया, और इस तरह से जो है वी रामास्वामी जो है क्या हो गए, अपने पद से हटने से बच गए। तो मीन्स अभी तक का इतिहास में किसी को नहीं हुआ है जिस पर महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया हो। एक महाभियोग प्रक्रिया यही वी रामास्वामी पर लगाया गया था, जो लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तो इस तरह से देखें कि जो है इनको हटाने की प्रक्रिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इतने बड़े पद पर है तो इनकी योग्यता भी होनी चाहिए, तो क्या क्या होंगे तब ये बनेंगे। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मिस कोई भारत का नागरिक होगा वही जो है जस्टिस या चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का बन सकता है। उसके बाद क्या होनी चाहिए, उसके बाद जो है कम से कम 5 सालों तक वो क्या होनी चाहिए, 5 सालों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होनी चाहिए। कम से कम 5 से ज्यादा जितना साल का हो सकता है। उसके बाद जो है 10 साल तक वकील के रूप में विभिन्न न्यायालयों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट में या अन्य कोर्टों में 10 साल तक क्या रहे हो, वकील रहे हो, वकालत किया हुआ हो। या फिर तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। कम से कम 5 साल तक जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल तक वो जो है वकालत किया हो किसी भी कोर्ट में। दोनों में से कोई जो हारता रहेगा तो वो जो है योग्य होगा। उसके बाद या तो वो राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, सम्मानित न्यायविद हो। मीन्स राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि वो एक सम्मानित न्यायविद है, उसको भी चुना जा सकता है। मीन्स एक तो वो भारत का नागरिक हुआ, दूसरा ये तीनों में से कोई एक हो। 5 साल तक वो जो है या तो हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल तक जो है क्या रहा, 10 साल तक वकालत किया हो किसी कोर्ट में, या तो राष्ट्रपति की नजर में सम्मानित न्यायविद है। ये एक टर्म तो एक ये होना चाहिए, ये 3 में से कोई एक होगा, उसको जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का क्या कर सकता है, जस्टिस या चीफ जस्टिस बना सकता है। ये देखें। उसके बाद हमारा जो है संविधान का अनुच्छेद 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मीन्स कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति। किस कंडीशन में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 126 कहता है कि निम्न कंडीशन में कार्यकारी राष्ट्रपति को पावर है कि किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करे। फर्स्ट कंडीशन है कि पद रिक्त हुआ हो। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। दूसरा, अस्थायी अनुपस्थित हुआ हो। मीन्स 5 दिनों के लिए या 20 दिनों के लिए, इस तरह करके कुछ एक फिक्स टाइम के लिए क्या हो, अनुपस्थित हो, अस्थायी नहीं, अस्थायी। उस कंडीशन में भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। दायित्व निर्वहन में असमर्थता हो। मान लीजिए कि एज के कारण जो है दायित्व निर्वहन में असमर्थ हो रहे हो, या और किसी तरह का जो है बीच में अपना सर्विस पीरियड के दौरान में जीवन में कोई ऐसा घटना घट गया हो जिसके कारण वो मानसिक रूप से जो है तनाव ग्रसित हो, या कुछ भी हो, उस कंडीशन में भी जो मैंने दायित्व निर्वहन में असमर्थ हो रहे हो। मैंने या तो उनका पद रिक्त हो गया हो, या अस्थायी रूप से जो है एब्सेंट हो गए हो, या दायित्व निर्वहन में जो है वो समर्थ नहीं हो। इस कंडीशन में जो है अनुच्छेद 126 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। ठीक है। अगर सारे जितने फैक्ट्स हैं मैं कोशिश करता हूँ वो सारे डाल दूँ, और मैंने ये बात भी कहा था कि कोई ऐसा मेरा जो है वीडियो नहीं होगा जिसमें फैक्ट की कमी होगी, ये मेरी चैलेंज है। बाकी सारे जितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें से सारे में से सबसे ज़्यादा फैक्ट होंगे। और अगर इस वीडियो को पढ़ लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि अब कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको देखते रहिए, और कोई भी एग्जाम बीपीएससी तक जो है सारे आपको बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी तक जो है भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखें कि हम जो है अनुच्छेद 126 के तहत किस तरह से राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था करता है। अब यहाँ के बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 131 जो उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, शक्ति और क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 131 बताता है कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या हो सकता है। तो यहाँ हम 2-3 चीजें बताएंगे कि जब क्षेत्राधिकार बताएंगे तो
अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण करें, उसको एक बार अध्ययन करने का कोशिश करें तो देखिएगा कि ये अमेरिका के जैसा जो है, अमेरिका के न्यायालय के जैसा, अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जैसा ये क्या है, एक संघीय न्यायालय है। क्या है? संघीय न्यायालय। मीन्स हमारा जो है, जिस तरह से संघ में बहुत सारे हमारा राज्य है, राज्य क्षेत्र है, उसी तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जो है संघ में एक है। और उसके जो है हर राज्य में जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये जो है संघीय न्यायालय है। ठीक है, तो इसके पास क्या क्या है, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जैसा जो है अपील का अंतिम न्यायालय है। मीन्स आप जो है इसमें बताए होंगे कि सबसे पहले जो है अगर किसी तरह दीवानी, फौजदारी या किसी भी तरह का जो है केसेज होता है, वो आप जो है जाकर अपना डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जो है क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। वो जो सजा सुनाएगा उसे अगर संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम, जो हमारा ये है सुप्रीम अपीलीय प्राधिकरण है, वह सर्वोच्च न्यायालय ही है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है अपील का अंतिम न्यायालय है। मीन्स यहाँ के बाद आप कहीं इसका वो नहीं कर सकते हैं, मीन्स ये अंतिम है। उसके बाद है कि संविधान एवं भारतीय नागरिकों को क्या करता है, ये अधिकारों का व्याख्यान करता है एवं ग्रांटर ये है। जैसे देखिएगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट का क्या होता है, अगर ऑब्लिगेशन होता है फंडामेंटल राइट का, कोई क्या करता है, हनन करता है, उस कंडीशन में हम कहाँ जाते हैं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि आप भारतीय नागरिकों के अधिकारों का ग्रांटर। दूसरा संविधान की व्याख्या, जैसे देखे होंगे कि संसद जो कानून बनाता है, तो कानून में देखे होंगे कि अंतिम रूप से जो है वो संवैधानिक है कि नहीं है, संविधान के अनुसार है कि नहीं है, इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है, इसकी व्याख्या करने का अधिकार संसद को, उसकी व्याख्या करने का अधिकार सब सुप्रीम कोर्ट को ही है कि दैट जो नियम बना है वो नियम जो है हमारे संविधान का अनुकूल है कि नहीं है, इसकी व्याख्या कौन करेगा, इसकी व्याख्या हमारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। दूसरी बात देखते हैं कि परामर्शदात्री भी है। परामर्शदात्री कैसे है, आगे बताएंगे कि ये जो है राष्ट्रपति जो है किसी विधिक मामले में क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ना तो परामर्श देने के लिए जो है उत्तरदायी, माने उसको ऐसा नहीं है, मजबूरी है कि हाँ ये परामर्श देगा ही, उसको मन होगा तो देगा, मन नहीं होगा तो नहीं भी दे सकता है। मीन्स यदि राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो वो परामर्श दे भी सकता है और परामर्श नहीं भी दे सकता है। दूसरी बात, यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, उसकी मर्जी होगी तो मानेगी, अगर मर्जी नहीं होगा तो राष्ट्रपति नहीं मानेगा। तो इस तरह से देखते हैं सर्वोच्च शक्ति जो है उसी में है। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजों तो देखेगा कि जो है बहुत स्पष्ट और क्लियर रूप से जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद देखेंगे मूल क्षेत्राधिकार। इसका मूल क्षेत्राधिकार क्या है, तो देखेंगे कि केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर किसी तरह का विवाद हो, मीन्स केंद्र के बीच विवाद हो, एक राज्य के बीच विवाद हो, या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, वैसे कंडीशन में जो है उसका निर्णय कौन करता है, उसका सुप्रीम कोर्ट करता है। दो से ऐसा विवाद हो, देखते होंगे हमेशा जो है पानी के कारण, नदी के कारण दो राज्यों के बीच में विवाद होता है, या जमीन के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में भी क्या होता है, डिस्प्यूटेशन होता है। उन सारे विवादों को जो है भी कौन करता है, वो सारे विवादों का भी जो है निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा, अभी इसी का चर्चा कर रहे थे कि अगर जानते हैं कि फंडामेंटल राइट को जो है कोई हनन नहीं कर सकता है, अगर क्योंकि उसका नाम ही फंडामेंटल राइट को किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट को हनन करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई फंडामेंटल राइट, किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट को हनन करता है, उस कंडीशन में वो क्या जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत वो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत, साफ साफ याद रखिए, अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत वो कहाँ जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है। उसके बाद देखेंगे कि
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार के मामले में ही क्या कर सकता है, न्यायादेश जारी कर सकता है। माने इस मामले में देखें तो हाईकोर्ट जो है कहीं सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा विस्तार शक्ति रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के मामले में ही सिर्फ न्यायादेश जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट जो है मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों में भी न्यायादेश जारी कर सकता है। जैसे देखिएगा कि सामान्य स्थिति में तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए किसी केस में, जैसे वो फौजदारी हो या दीवानी हो या किसी प्रकार का पर्सनल केस हो, तो उसको मुकदमा लेकर आप कभी भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जबकि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह से देखें कि इसमें फंडामेंटल राइट है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप तीन चीजें आपको नजर आएगा जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं दायर कर सकते। एक तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, यह अनुच्छेद 32 कहता है। उसके बाद जो है जनहित याचिका हो, कैसा याचिका हो, जन, नाम से ही लग रहा है कि जनहित याचिका, वो रीट कैसा होना चाहिए, जो जनहित में हो। अब मान लीजिए कि प्रदूषण से संबंधित है कि पटना में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है, सरकार ने जो है इसको कम करने का कोई कोशिश नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट आप जो है रीट कहाँ दे सकते हैं, डायरेक्ट रीट सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं कि ये मैटर जो है काफी सीरियस मैटर है, इस पर जो है ध्यान दिया जाए। तो उस कंडीशन में जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दे सकता है। मानवाधिकार से संबंधित हो, कोई ऐसा घटना हो जो मानवाधिकार का हो, जो बहुत बड़े घटना हो जिससे पूरा जो है क्या जनमानस जो है प्रभावित हो रहा है, उस कंडीशन में। कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, मान लीजिए कि कोई जो है कोई विभाग या कोई डिपार्टमेंट बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किए हुए हो और सरकार उसको निवाकोती करने के चक्कर में है, मीन्स ऐसी याचिका जो क्या हो, जनहित में हो, बहुत बड़े लोगों को प्रभावित कर रहा हो, बहुत बड़े लोगों उससे जो है प्रभाव में हो, तो उस कंडीशन में जो है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट का अगर जो है हनन होता है, दूसरा जनहित में, तीसरा विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति याचिका से संबंधित में यह होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ यदि कोई कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, कोई ऐसा कानून हो जिसमें जो है इम्पोर्टेंट मुद्दा वो बन रहा है और वो क्या है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खिलाफ है, तो उस कंडीशन में भी जो है आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज सामान्य स्थिति में जो फौजदारी केसेस से संबंधित हो या दीवानी केसेस से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का हो, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या नहीं कर सकते हैं, आप याचिका दायर नहीं कर सकते। याचिका दायर आप सीधे कंडीशन में कर सकते हैं, या तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन आपका हो रहा, या कोई मुद्दा ऐसा हो जो जनहित का है जिससे बहुत बड़े लोग प्रभावित हो रहे हो, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा, मानवाधिकार का मुद्दा, प्रदूषण का मुद्दा, या विशेष अनुमति याचिका जो हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा, हाईकोर्ट के आदेशों का खिलाफ हो, और क्या हो यदि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें बन रहा हो, तभी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अदरवाइज जो है सारा आप हाईकोर्ट या निचला अदालत में जो है आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें कि किस तरह से हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को, न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों को हम पद से हटा सकते हैं। उसकी जो है न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, जिसमें हमने बताया कि इसमें 2 योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए वो, और तीनों में से कोई होना चाहिए। और बताए थे कि आज तक कोई पद से हटाया ही नहीं गया है इसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा। ये रामास्वामी नायर का जो है चर्चा मैंने कर दिया। इस तरह से देखें कि बहुत सारी चीजें हैं जिसका मैंने आज डिस्कस किया, इसको पढ़े समझे। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, हमेशा जो है वीडियो क्रमबद्ध रूप से देखते रहिए, आपको जो है इसमें बहुत फायदा होने जा रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।